तो बच्चे आज हम देखने जा रहे हैं हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हीट कैपेसिटी होती क्या है। ठीक है जी, तो इसको हम पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग भी और क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग भी। ठीक है जी, तो टॉपिक है हमारा आज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि हीट कैपेसिटी डेफिनेशन क्या है इसकी, तो हम बोलते हैं कि अगर हमें किसी बॉडी का टेम्परेचर रेज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे कितनी हीट रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। सपोज करो कि अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका मेरे को 1 डिग्री, अभी इसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस और मुझे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे इसको हीट करना पड़ेगा। अब 15 डिग्री से 16 डिग्री तक इसका टेम्परेचर करने के लिए जो हीट लग रही है, जो हीट रिक्वायर्ड है ना, उसको मैं बोलती हूँ हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। और थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका रिलेशन, जो इसको याद करने का तरीका था वो क्या था, dE/dt, इसको हम बोलते थे हीट कैपेसिटी। dE क्या है यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, और इसको डिनोट करते थे हम CV। CV का मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है जी, तो इसको लेके ही हमने हीट कैपेसिटी को आज स्टडी करना है। तो हीट कैपेसिटी के लिए सबसे पहले जो क्लासिकल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था वो किया था दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, ड्यूलॉन्ग और पेटेट ने। ठीक है जी, किन्होंने किया था ये, ड्यूलॉन्ग एंड पेटेट ने। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई हीट कैपेसिटी इज ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट। इन्होंने क्या कहा था, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक वेट और हीट कैपेसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। और इस चीज को इन्होंने क्या बोला था, एटॉमिक हीट बोला था। क्या बोला था, इस प्रोडक्ट को क्या बोला इन्होंने, एटॉमिक हीट। इनका कहना था कि एटॉमिक हीट हर ऑब्जेक्ट की क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और वो वैल्यू कितनी थी, 6। कितनी वैल्यू दी थी इन्होंने, 6। ठीक है जी, तो कैसे कैसे इसकी डेरिवेशन है हम देखते हैं कैसे। तो कहा था इन्होंने, देखो इन्होंने किया इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक एटम। ठीक है जी, तो ये वैसे तो आपने केमिस्ट्री के अगर हो, मास्टर डिग्री के लिए आगे एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इक्वल पार्टीशन का आपको मतलब ही होगा कि एटम का इक्वल पार्टीशन कर दिया और उसके बाद उसकी एनर्जी को हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो देखो कैसे, इनके लिए इन्होंने एक टर्म निकाली, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं मोनो एटॉमिक एटम के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या था कि एटम क्या है, 3 डिग्री में, मतलब 3 डिग्री में ये कहीं भी मूव कर सकता है। 3 डायमेंशन होता है ना, X, Y, Z, तो ये कहीं भी मूव कर सकता है। इसको इन्होंने बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 हो गया एटम का, मोनो एटॉमिक एटम के लिए। ठीक है जी, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पर ग्राम ऑफ मोल के लिए अगर हम निकालें, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पर ग्राम, तो 1 ग्राम मोल के लिए हो गया, 1 ग्राम मतलब एवोगैड्रो नंबर ले लिया, तो Na मोल होंगे, Na नंबर ऑफ मोल होंगे, तो Na नंबर ऑफ मोल भी 3 डायमेंशन में मूव कर रहे होंगे, Na इंटू 3 हो गया। ठीक है, इतना समझ आ गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ग्राम ऑफ मोल इक्वल्स टू Na इंटू 3 हो गया। ठीक है जी, 1 मोल के लिए
या हम यहाँ पे मोलर हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं इसके लिए। ठीक है, आगे देखो क्या हो रहा है। तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ, KT, और K क्या था यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला ही था। तो पर डिग्री को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 मोल के साथ तो क्या आएगा मेरे पास आंसर, एनर्जी के लिए क्या आएगा रिलेशन यहाँ पे 3Na, ठीक है, 1 ग्राम मोल के लिए। और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा है, KT। तो यहाँ पे Na इंटू K का रिलेशन मेरे पास था, क्या होता है ये, Na इंटू K इक्वल्स टू होता है R, और R क्या होता है मेरा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए हम पढ़ते थे ना, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है जी, तो इसकी जगह मैंने R पुट कर दिया, 3RT। ये इतनी डेरिवेशन आपको समझ आ गई होगी, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा था। अब हमने देखो क्या लिया था, CV इक्वल्स टू क्या लिया था हमने, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में DE/dt। ठीक है जी, एनर्जी हमारे पास आ गया यहाँ पे E, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, CV इक्वल्स टू E की 3RT/dt। डिफ्रेंशिएट किया तो क्या वैल्यू आई मेरे पास, CV इक्वल्स टू 3R मेरा कांस्टेंट था, और dt/dt हम 1 ले लेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया तो 1 ही आएगा। तो CV इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया, 3R आ गया। ठीक है जी, CV इक्वल्स टू 3R आ गया। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो था, हीट कैपेसिटी क्या आया, हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू 3R आ गया। तो R की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अप्रॉक्स 2 होती है। R की वैल्यू हमारे पास अप्रॉक्स 2 होती है। तो CV इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 इंटू 2 हो गया, CV इक्वल्स टू 6। मतलब जो डोलैंड और पेटेट ने बोला था कि एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट होती है, इक्वल्स टू 6 होती है। ठीक है, कांस्टेंट कितनी है, कांस्टेंट की वैल्यू 6 होती है। तो ये हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया, पर इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस आ गई जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि हीट कैपेसिटी जो है एक हीट और टेम्परेचर का रिलेशन शो कर रहा है, पर इस डिराइवेशन में हमें कहीं पे भी टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई दे रहा है। देखो, इसको समझने के लिए क्या किया इन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया, CV और टेम्परेचर का ग्राफ लिया एक। ठीक है, कुछ एलिमेंट लिए जैसे कि बोरोन, बेरिलियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, कार्बन, ये एलिमेंट लिए। ठीक है जी, तो क्या हुआ, इनका ग्राफ कैसे बनना शुरू हुआ, कार्बन के लिए कुछ ऐसे गया ग्राफ, ठीक है, सेलेनियम के लिए कुछ ग्राफ ऐसे गया। ठीक है, टेम्परेचर के रेफरेंस में जा रहा है, CV और टेम्परेचर के उसमें देख रहे हैं हम। ठीक है, ये कार्बन के लिए गया, ये सेलेनियम के लिए गया, ये बोरोन के लिए गया, और ये बेरिलियम के लिए गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वैल्यू क्या हो जानी चाहिए थी, कांस्टेंट हो जानी चाहिए थी। CV की वैल्यू हर मोनो एटॉमिक एटम के लिए, हर एलिमेंट के लिए CV की वैल्यू कांस्टेंट 6 होनी चाहिए। पहले तो ये पॉइंट गलत हो गया कि हर एलिमेंट के लिए 6 की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे टेम्परेचर रेस कर रहे हैं, टेम्परेचर रेस करने से क्या हुआ, CV की वैल्यू पहले तो इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ पे जाके कांस्टेंट हुई, और कांस्टेंट होने के बाद क्या हुआ, टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ डिक्रीज होने शुरू हो गई। इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हीट कैपेसिटी डिक्रीज होने लग गई, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये था क्लासिकल थ्योरी का फेलियर हीट कैपेसिटी से रिलेटेड। तो इसी थ्योरी को आगे आइंस्टाइन ने क्या किया, थोड़ा सा प्लैंक की इक्वेशन से इक्वेट करके सॉल्व करके हीट कैपेसिटी का हमें रिजल्ट दिया। आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक की क्वांटा वाली इक्वेशन उठाई और उसके अकॉर्डिंग हीट कैपेसिटी को इलेबरेट कर दिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा था कि
जब पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तो सबकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है म्यू, पर सब पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती। किसी की एच म्यू होगी, किसी की 2h म्यू होगी, किसी की 3h म्यू होगी, ठीक है जी। इस वजह से जब कोई बॉडी हीट एब्जॉर्व करती है तो वो सब वेवलेंथ की, सब फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को एब्जॉर्व नहीं करती, पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक एनर्जी की वेवलेंथ को ही एब्जॉर्व करती है और उसी को इमिट करती है, ठीक है जी। तो मतलब हीट का भी यही कॉन्सेप्ट हुआ कि पूरी हीट को एब्जॉर्व नहीं करेगी, स्पेसिफिक कुछ टाइप की हीट को ही एब्जॉर्व करेगी। तो उन्होंने क्या कहा था इसके लिए, एवरेज एनर्जी क्या आई थी हमारे पास, एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आई थी, E इक्वल्स टू एच म्यू अपॉन EH अपॉन KT -1, ठीक है। ये हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब इस एनर्जी की वैल्यू को हमने पुट कर देना है हमारी क्लासिकल थ्योरी वाली वैल्यू में। फिर देखो क्या होता है इक्वेशन को, द मोलर एनर्जी ऑफ द सॉलिड, द मोलर एनर्जी ऑफ द सॉलिड क्या हुआ यहाँ पे, E इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर Na इंटू 3E, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देखो एनर्जी इक्वल्स टू क्या हुआ, Na मल्टीप्लाई 3E की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी यहाँ पे, H म्यू अपॉन H म्यू KT -1, ठीक है जी। अब CV इक्वल्स टू क्या होता था हमारा, CV इक्वल्स टू D अपॉन DT, तो E की वैल्यू ये वाली रख के इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। CV इक्वल्स टू क्या हुआ D, अब इस पूरी इक्वेशन को मैंने कर देना है डिफ्रेंशिएट। विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो क्या आया डिफ्रेंशिएट करके इसको, CV इक्वल्स टू एज इट इज, आपको ना ये इक्वेशन ना याद करनी पड़ेगी इसको डिराइव करके, ठीक है। ये एवोगैड्रो नंबर हो गया, K हो गया, H म्यू अपॉन KT इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे EH म्यू अपॉन KT डिवाइड EH म्यू KT -1 का होल स्क्वायर। ये आपको एज इट इज इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हीट कैपेसिटी के लिए आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी थी हमें, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। अब देखो इसकी भी कंडीशंस है, एट लोअर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो होगा, एट लो टेम्परेचर। अब टेम्परेचर लो हो गया, इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू कम हुई। ये अगर डिनोमिनेटर कम हो गया मतलब ये वैल्यू हाई आएगी, डिनोमिनेटर कम हो गया मतलब न्यूमिनेटर वाली वैल्यू हाई आई, और न्यूमिनेटर वाली वैल्यू हाई आई इट मीन्स कि ये पूरी वैल्यू ज़्यादा आई एज कम्पेयर टू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, EH म्यू अपॉन KT इज़ ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 को निगलेक्ट कर देंगे, और अगर 1 को निगलेक्ट किया तो देखो क्या आया हमारे पास, देखो CV इक्वल्स टू 3Na K H म्यू KT का स्क्वायर। यहाँ पे इसको निगलेक्ट किया, ठीक है। निगलेक्ट करने के बाद इसकी वैल्यू को KT EH म्यू अपॉन KT का होल स्क्वायर। 1 तो निगलेक्ट हो गया ना, तो इसके अब ऊपर आ गया ना स्क्वायर, अब नीचे स्क्वायर है ऊपर सिंगल है, कट हो जाएगा, इसके साथ ये कट हो गया। देखो क्या आया, CV इक्वल्स टू 3Na K H म्यू KT का स्क्वायर, ठीक है। ये इसके साथ ये कट हुआ,
अब 1 अपॉन में गई ना ये वैल्यू, जब 1 अपॉन में गई ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, E माइनस एच म्यू अपॉन के टी। तो ये रिलेशन हमारा आया तब जब लो टेम्परेचर पे हम हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, देखो साथ साथ में इसको सॉल्व करो, आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आया कि अगर हम T की वैल्यू डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो हमारी हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज। ठीक है जी, अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। एट हाई टेम्परेचर, और एट हाई टेम्परेचर, तो अब तो इसको सॉल्व करने की ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता चल ही गया होगा कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है डिक्रीज़ हो रही है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ ही हो रही होगी। तो यहाँ से हम अपना स्टार्टिंग वाला रिलेशन ले रहे हैं, क्लासिकल थ्योरी वाला, CV इक्वल्स टू 3R, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, टेम्परेचर का रिलेशन था हीट कैपेसिटी के साथ। तो यहाँ पे हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन से 1e की पावर x में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब x nth नंबर तक जा रहा है। तो CV की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 3n0 मल्टीप्लाई k, r की जगह मैंने पुट कर दिया Na इंटू k। ठीक है जी, तो ये क्या है, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर एच म्यू अपॉन के टी इज इज लेस देन 1। तो हमारे पास ये रिलेशन आया है। ठीक है जी, तो ये है हीट कैपेसिटी का रिलेशन आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो देखो क्लासिकल थ्योरी बता रही थी कि CV टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ क्या हो रहा था, पहले इंक्रीज करेगी फिर कांस्टेंट हो जानी चाहिए थी। ये थ्योरी हमारी होगी फेलियर, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, उसमें इंक्रीज देखने को हमें मिलेगा। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।